तो इसका नाम रखा है आइरिस। हाँ, पैर है लेकिन पैरों से नहीं चलती है, पैरों के नीचे पहिए लगे हुए हैं, ठीक है। इससे आप कुछ भी पूछिए तो उसको ये बता देती है, ठीक है, क्योंकि पूरा नेट कनेक्टिविटी है, वो सब चीजें हैं। तो ये पहला प्रयोग किया है, भारत का जो पहला प्रयोग किया गया है वो केरल के एक स्कूल में किया गया है। तो खैर, ये जो एआई शिक्षक है इसका नाम है आइरिस। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आइरिस क्या है? हालांकि आइरिस तो हमारे आंख में एक आंख का पार्ट होता है जिसके कारण से आपकी आंखों का कलर आता है। जैसे किसी की आंखें ब्लू होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की काली होती है, तो ये सब आइरिस के कारण से होता है, ठीक है। बट आइरिस क्या है? एक एआई बेस्ड रोबोट है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आंसर होगा इसका केरल। नेक्स्ट, हाल ही में एंटीबायोटिक दवाई के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? आप जानते हैं एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयां जो जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के विरुद्ध कार्य करती हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक। जो भी जीवाणु से बीमारी होती है, जीवाणुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। कोई आप में से मुझे बताएगा विश्व की सबसे पहली एंटीबायोटिक की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1929 में। और नाम क्या था उस एंटीबायोटिक का? पेनिसिलिन था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक खोजी थी। अच्छा, एंटीबायोटिक से होता क्या है? ये आपकी बॉडी में जाती है, जीवाणुओं को मारती है। बट होता क्या है कि मान लो कोई बीमारी हमें जीवाणु से नहीं है या कुछ भी है और हम ज्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं, तो कई बार जो जीवाणु होते हैं ना वो इसके यूज्ड टू हो जाते हैं। यूज्ड टू मतलब, ठीक है, आपने एंटीबायोटिक ले ली तो वो क्षमता विकसित कर लेते हैं अपने अंदर इस दवाई से लड़ने की। अब इसे क्या कहते हैं? इसे हम ये कहेंगे कि जो एंटीबायोटिक है उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, एक प्रतिरोध डेवलप हो गया जीवाणुओं में। अब इसे मारना मुश्किल काम है, और ऐसे जीवाणु जिनके अंदर इस प्रकार की क्षमता डेवलप हो जाती है उन्हें सुपर बग बैक्टीरिया कहते हैं। सुपर बग कहते हैं भैया ये बीमारी सुपर बग हो गई, इसका मतलब है ये बीमारी बिगड़ गई। रीजन, एंटीबायोटिक के ज्यादातर इस्तेमाल से जो जीवाणु थे वो आपके अब बागी हो गए। बागी, मैं तो कह सकता हूं बागी, मतलब उनको दवाई काम नहीं करेगी। तो एंटीबायोटिक घातक भी होती है। अब भारत में यह देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों की जो अंदर जीवाणु काम कर रहे हैं या कोई भी बीमारी हो रही है तो वो सब सुपर बग बन रहे हैं। तो इस समस्या के निदान के लिए सरकार ये चाह रही है कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करे, वो लिमिटेड किसी चिकित्सक की सलाह से ही एंटीबायोटिक का प्रयोग करे। केरल ने इस संदर्भ में पहला प्रयोग किया। केरल ने यह कहा कि अब किसी भी व्यक्ति को जो एंटीबायोटिक मिलेगी वो केवल ऐसे नहीं मिलेगी, आप वो मेडिकल पे गए भैया कोई दवाई दे दो, ऐसे नहीं मिलेगी। अच्छा, मेडिकल वाले क्या करते हैं? आप जब से जाते हो ना और आप कहते हो भैया कोई दवाई दे दो, वो आपको एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक का वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक ही होता है, वो ये कि जीवाणु सुपर बग बन जाते हैं। तो ये पहला प्रयोग जो किया है वो केरल ने किया है, और उसके लिए जो योजना शुरू करी है उसका नाम है ऑपरेशन अमृत। तो केरल का ये एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन अमृत। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति अगर दवाई लेगा तो उसे चिकित्सक वाले परामर्श का जो पेपर होता है उसी के आधार पर उसको मेडिसिन मिलेगी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ये मैं ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं, इसका आंसर आपको बताना है क्योंकि मैं होमवर्क में आपको ओलंपिक बता चुका हूं। ओलंपिक 2024 जो कि पेरिस में हुए थे, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है पहला, आप बताइए इसका आंसर। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल खेलों की संख्या 32 थी, सही है कि गलत है? सही है। दूसरा है, इस ओलंपिक में कुल 10,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ये भी सही है। कितनों ने लिया है? 10,500 ने भाग लिया है, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। अच्छा, भारत के कितने प्रतिनिधि गए? टोटल तो 10,500 थे, बट इसमें भारत के कितने प्रतिनिधि गए थे? 117, जिन्होंने 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। ठीक है, 117। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको एक काम घर से करना है, वो आप यहीं पर देख लेना। इस बार के ओलंपिक में कौन कौन से नए गेम जुड़े हैं? ओलंपिक में क्या होता है ना, हर बार नए गेम शामिल किए जाते हैं, तो इस बार भी कुछ नए गेम शामिल किए गए होंगे। आपको उस गेम को ध्यान रखना है, कौन से नए गेम शामिल हुए हैं और वो होते क्या हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो उसके बारे में आप सर्च करके चैट जीपीटी से या एआई
सर्च से आप उसको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, कौन कौन से शामिल हुए हैं, क्या होता है उसमें, क्या नहीं होता, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, केवल एक। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी, ठीक है, मार्चेंड लियोन, ठीक है, मार्चेंड लियोन बने हैं। ये सही है कि गलत है? सही है। सबसे ज्यादा पदक तो इन्होंने नहीं जीते, सबसे ज्यादा पदक तो जो है वो चाइना की एक तैराक है उसने जीते हैं, लगभग 6 पदक जीते हैं। इन्होंने 5 पदक जीते हैं, लेकिन 5 में इनके 4 गोल्ड हैं, इसलिए सब उसने जो जीते हैं 6 पदक उसमें ज्यादातर कांस्य है, ठीक है, और रजत है, गोल्ड उसमें एक भी नहीं है। तो इसलिए अगर ज्यादा की बात करेंगे तो वो चाइना वाली तैराक है। लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड जिसने जीते हैं, वो गोल्ड किसने जीते हैं, ठीक है, वो जीते हैं इसने, मार्चेंड लियोन ने। मार्चेंड लियोन शूटिंग से संबंधित है? नहीं। किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। और कहां के तैराक हैं ये? फ्रांस, फ्रांसीसी तैराक। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। नाम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि किससे संबंधित है, तैराकी से, और बेसिकली किस देश से, फ्रांस। कोई मुझे बताएगा पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 6 है या 7 है? 6 जीते हैं। 6 में से कितने रजत हैं और गोल्ड? 0, और कांस्य 5, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका दूसरा गलत है, इसका एक सही है। ओलंपिक अच्छे से पढ़ लेना भाई, ध्यान रखना। अगला है, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक जीते हैं? अब इसका आंसर जो है वो होगा झांग यूफेई, ठीक है। ये भी तैराकी से संबंधित है, ठीक है, और कहां से? चीन से है, ठीक है। इन्होंने टोटल कुल 6 पदक जीते हैं, 5 कांस्य और 1 रजत। जितना पूरा भारत के 117 लोग पदक लेकर के आए हैं खेल करके वहां पर, मतलब 6 पदक हमने जीते हैं, सेम 5 कांस्य 1 रजत जीता, इतना अकेले इसने। ये है चाइना, ठीक है। चलिए, ठीक है, झांग यूफेई। तो ये दोनों नाम मर्चेंट लियोन और झांग यूफेई, याद रखना, इंपोर्टेंट नाम। क्लियर? पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहकों में पीवी संधू के साथ कौन शामिल था? एक्चुअली जब अलग अलग देशों की टीमें आती हैं तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग देशों के रैलियां निकलती हैं, यानी ध्वजवाहक होते हैं। तो इस बार हमारे यहाँ पर जो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने झंडा पकड़ा, ये सब क्या किया। तो इसमें पीवी संधू तो चलो एक आप नाम जानते हैं, लेकिन पीवी संधू के साथ में एक और व्यक्ति शामिल था, वो कौन? अंचिता शरथ कमल, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है, इसको ध्यान रखना। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला ज्योति रात्रे। ये मैं करा चुका हूं तुम्हें, तो ये सही है गलत है? रीजन है, ज्योति रात्रे तो 55 वर्ष की है, ये तो सबसे, हाँ, किसका? किस? अच्छा, टेबल टेनिस। अच्छा, ये वाला अचंता सरस कमल, ठीक है। मेरे को बैडमिंटन, मतलब मुझे पता ही बैडमिंटन था कि बैडमिंटन, ठीक है। चलो देख लो इसको एक बार और, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला ज्योति रात्रे। तो मैंने बताया था ये सबसे कम उम्र की महिला नहीं बनी है, बल्कि सबसे ज्यादा उम्र की महिला बनी है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा उम्र की है, 55 वर्ष की है, जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह करी है, ठीक है। 1 मिनट रहेंगे, डॉक्टर की रिपोर्ट।
हेलो, चलिए। तो क्या है मामला? मामला यह है कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला ज्योतिरात्रे, मैंने बताया सबसे ज्यादा उम्र की है, और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज यानी सबसे ज्यादा उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन है। तो ये मुंबई की है, और ये सबसे ज्यादा उम्र की नहीं है बल्कि सबसे कम उम्र की है। तो ये उल्टा है क्वेश्चन, ठीक है। ये तो लगभग 16 साल की है, 16 वर्ष की, ठीक है, नेपाल की ओर से चढ़ी है। और ये ज्योतिरात्रे जो है ये आपकी सबसे ज्यादा उम्र की है, ये 55 वर्ष की है। तो क्वेश्चन उल्टा है, इसलिए इसमें से दोनों क्या होंगे? अपोजिट, यानी इनमें से कोई नहीं। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट, ये पुस्तकें हैं, ये सब इंपोर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। निम्नलिखित में गलत जोड़े का चयन करें, पुस्तक और लेखक, ठीक है। तो इसमें ये जो है एलिड थ्रू द क्रैक्स जो है, ये निखिल जे अलवा की नहीं है, बल्कि ये कुसुमलता साहनी की है, ठीक है। कुसुमलता साहनी। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि भाई आप सर्च करके मेन जितनी किताबें लॉन्च हुई हैं, ये बताया था मैंने आपको, पढ़ लेना। अगर नहीं है तो आप ये काम कर लेना, यूट्यूब पर डाल देना कोई भी, जो भी लेटेस्ट बुक लॉन्च हुई है 2024 की और 23 की, उनको आप पढ़ लेना। फिलहाल ये जितनी भी हैं किताबें, ये तो मैंने आपको शायद पढ़ा दिया था, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो करी थी ना। ये क्वेश्चन भी हो चुका था सैम पित्रोदा वाला। इन सब पुस्तकों को आप जो है वो ध्यान रखना इनको, ठीक है। पूछ सकता है एग्जाम में, और पूछता भी है एसएससी वगैरह में। ये वो चल रहा था ना मुझसे जब मैं क्लास पढ़ा रहा था, कांतारा वाला जब हमारा क्वेश्चन आया था, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वाला जो गोवा में हुआ था, ठीक है। तो यह है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो जो मूवी थी वो आपकी कांतारा, तो उसके जो अभिनेता थे, क्या नाम था उनका? ऋषभ शेट्टी। तो उनको जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है। तो वो जो था ना, वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था जो आप कह रहे थे। क्लियर? जो मैंने वो पढ़ाया था वो कौन सा था आपका? अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था वो। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए। अच्छा, 2022 का यहां मतलब इसलिए है क्योंकि ये कोविड के कारण से लेट हो गए थे, ठीक है, तो देर हो गए थे, इसलिए ये इसका आयोजन 24 में हुआ, ठीक है। किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो क्या है? ऋषभ शेट्टी। और मूवी का नाम क्या है? कांतारा। कांतारा। अब ये देखनी है, मैंने देखी नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा, वेस्ट सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म है उसको, मतलब कौन सी मूवी को जो है पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का? बताओ, किसी को पता है? पुरस्कार पढ़े या नहीं पढ़े आपने? मैंने बताया भी था, पढ़ लेना एक बार। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला है? मूवी कांतारा को नहीं मिला है, एक मूवी है मलयालम की जिसका नाम है अट्टम। पढ़ा है? हाँ। तो ये मूवी का नाम ध्यान रखिएगा, जो इसमें 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? अट्टम को मिला है। ये मलयालम की है, मलयालम। अच्छा, मलयालम भाषा कहाँ की? केरल की, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार करें तथा तो उनके लेखक के गलत जोड़े का चयन करें। ये वाली पुस्तकें भी पढ़ लेना, ठीक है। इसमें लॉन्ग आइसलैंड, तो आई मीन वाटर सेड, हाँ, ये द वाटर सेड मूवमेंट, ये अरुंधति सुब्रमण्यम की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? अनिकेत घनश्याम की। अनिकेत घनश्याम, अनिकेत घनश्याम, ठीक है। तो इसमें यही वाला गलत है, बाकी जो है वो आपके सब सही है। पूछा क्या है? गलत जोड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सी होगा, बट ये गलत है, इसको ध्यान रखिएगा, बाकी सब सही है। तो जितने भी पुस्तकें हैं इनको आप एक बार पढ़ लेना, देख लेना पुस्तकें, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन पुरस्कार प्रदान किया गया है? इस पे लगाइए आप 3 स्टार। 3 स्टार लगाना इस क्वेश्चन पे, मैं अभी से बोल रहा हूं आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजन ये है कि इसका आयोजन होता तो भारत सरकार के द्वारा ही है, लेकिन आयोजन इसका अलग अलग देशों में होता है। इस बार इसका आयोजन जो हुआ है वो फिजी में हुआ है, फिजी में। खैर, ये जो पुरस्कार मिला है लगभग 3 साल के अंतराल पर इसका आयोजन होता है, और ये जो पुरस्कार मिला है किसको मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। ठीक है, डॉक्टर उषा ठाकुर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। हाँ, मतलब बड़ा नाम है, और मैं कहूंगा और थोड़ा सा पढ़ लेना उषा ठाकुर के बारे में अगर एसएससी का पेपर देने जा रहे हो तो। अगला है, इस पे भी आप क्वेश्चन पे 3 स्टार लगाना। ठीक है, इस बार का आप थोड़ा सा डिटेल में एक होमवर्क नोट कर लेना, ये पुरस्कार जरूर पढ़ के जाना। कभी भी किसी भी वर्ष अगर आप देखो तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जरूर पढ़ के जाना उस बार का। ये पुरस्कार कैसे दिया जाता है? ये अलग अलग भाषा के जो लेखक होते हैं, जैसे संस्कृत में किसी को मिलेगा, हिंदी में किसी को मिलेगा, अंग्रेजी में किसी को मिलेगा, ऐसे मलयालम में किसी को मिलेगा। खास करके आपको 2-3 भाषाओं का देख करके जाना है, एक हिंदी का, एक संस्कृत का और एक अंग्रेजी का। खैर, जो हिंदी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी में जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? गौरव पांडे। एसएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने एक काम होमवर्क दे रहा हूं, गौरव पांडे के जितने उपन्यास हैं, जितने उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, लगभग उन सबको आप पढ़ लें। ठीक है, उनके नाम पढ़ लेना गौरव पांडे के। एसएससी के लिए बता रहा हूं मैं आपको, एसएससी का जो एग्जाम है। ठीक है, तो गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हाँ, इस पुरस्कार में एक ये भी है जिन्हें हिंदी साहित्य के लिए दिया गया है, बाकी संस्कृत के लिए किसी और को मिला है, बाकी भाषाओं के लिए किसी और को मिला है। क्लियर? अरुंधति राय को वर्ष 2024 के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार से चुना गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगाना। ये भी सही है, यानी आंसर दोनों सही। ये जो पेन प्रिंटर पुरस्कार है ये दिया जाता है खास करके जो राष्ट्रमंडल के देश है, यूके है, आयरलैंड है, ठीक है, उन देशों के जो भी लेखक हैं, जो भी स्वतंत्र लिखते हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ ना कुछ लिखते हैं, डरते नहीं है लिखने से, जो स्पष्ट है वो लिख देते हैं आजादी की तरह। तो वो जो लेखक होते हैं, ऐसे लेखकों में चुना जाता है किसी को, और उसके बाद उसको एक पुरस्कार दिया जाता है। इस बार का जो ये पुरस्कार मिला है, ये मिला है पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति राय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, बट आपको घर से ये तैयार कर लेना है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन बरसेंगे एसएससी में। ठीक है, और सब भाषाओं के अच्छे से इसको पढ़ लेना। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये दोनों सही हैं आपके। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में, अब पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो सीधा फैक्चुअल है, नाम है नाइमा खातून। ठीक है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहां हुई है? पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, बताओ कहां हुई। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पूरी प्रतियोगिता को पढ़ लेना। 28 साल बाद ये प्रतियोगिता भारत में हुई है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए ये प्रतियोगिता इस बार भारत में हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक होमवर्क दे रहा हूं, इस प्रतियोगिता में कौन जीता है वो तो चलो ठीक है, सीधा सा है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही लेगा आपसे, पिस्कोवा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्रिस्टीना जो पिस्कोवा है ये कौन से देश से है, कोई बताएगा? ये है चेक गणराज्य से, चेक रिपब्लिक से। चेक रिपब्लिक एक देश है, ठीक है, चेक रिपब्लिक, और वहां से है ये क्रिस्टीना पिस्कोवा। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा आप एक काम और कर लेना, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर कौन रहा, सेकंड कौन रहा, भारत से कोई शामिल हुआ या नहीं हुआ, इसको पढ़ना। मैं कभी इंपॉर्टेंट नहीं बताता आपको अगर ये प्रतियोगिता भारत में नहीं होती, क्योंकि 28 साल बाद कभी भारत में हुई है ये प्रतियोगिता, इसलिए होती। ठीक है, तो ये आपका एक होमवर्क रहेगा। खैर, एक सीधा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि हाल ही में जो है वो कौन सी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया गया, तो 69, 70, 71, 72 ऐसे करके, तो उसका आंसर क्या होगा? 71। ठीक है,
अगला है 57वां ऑस्कर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ओपनहाइमर को दिया गया है। सही है गलत है? गलत है, 57वां नहीं मिला है, 96वां मिला है। ठीक है, तो आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं हालांकि तो, ठीक है, लेकिन ये 57वां नहीं है, 96वां है, इसलिए ये वाला गलत है और पहला वाला सही है। तो आंसर कौन सा होगा इसका? केवल एक। ठीक, नेक्स्ट, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? अच्छा, कोई मुझे पहले तो ये बताओ, ये राष्ट्रमंडल क्या होता है? राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ होता है, मैंने मान लिया। क्या है ये? मतलब राष्ट्रमंडल खेल हमने सुना होगा, 2022 में हुए थे। कहां हुए थे 2022 के राष्ट्रमंडल खेल? हाँ, बर्मिंघम में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे, ये भी ध्यान रखना। अभी कहां होने वाले हैं 2026 में? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है, ये ग्लासगो में होने वाले हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, ये होते क्या है? राष्ट्रमंडल क्या है? मुझे को बताया आपके से कोई भी? हाँ बताओ। हाँ, मतलब जब ब्रिटेन ने धीरे धीरे आजादी छोड़ी तो उसने कहा देखो हमारे यहाँ के तुम्हारे यहाँ कानून रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोग क्या करिए, मिलकर के एक संगठन बना लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई बाध्यकारी नहीं है, कोई बने या ना बने, और ऐसा भी नहीं है कि आप इसके सदस्य होंगे तो आप हमारे उपनिवेश कहलाओगे। तो एक ऐसे देशों का संगठन जो कि कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उन सबका संगठन जो है उसे किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं। इन देशों के जो गेम होते हैं उन्हें कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, इसे आप कॉमनवेल्थ देशों का ओलंपिक कह सकते हैं, जो राष्ट्रमंडल देश है उनका ओलंपिक इसे मान सकते हो। ठीक है, तो ये कहां होना है 2026 में? स्कॉटलैंड ग्लासगो, और 2022 वाला हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है, ये पहले हालांकि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सितारे गर्दिश में चल रहे थे, उसने मना कर दिया, बोले इतने पैसे वैसे नहीं है भाई, ये खर्च बहुत होता है, तो वो फिर पीछे हट गया, उसने नाम वापस ले लिया। तब स्कॉटलैंड। स्वतंत्रता पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के किसी एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? ये तो नाम आप छप गया होगा, कौन? मनु भाकर। तो एक दूसरा आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, मनु भाकर को ढंग से पढ़ लेना, कहां पैदा हुई, क्या क्या करा, क्या, क्योंकि तो बहुत बड़ी बात है, जहां पे 6 पदक आ रहे हैं भारत में, 5 कांस्य और 1 रजत पदक, वहां पर अकेली 2 पदक लेकर के आ रही है। अच्छा, किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। ठीक है, यानी निशानेबाजी से संबंधित। ठीक है, मनु भाकर। ठीक है, मतलब ये वो हुनर है, सुंदर भी है, सुना है कि सुंदर भी काफी है, मतलब मॉडलिंग। अगर रेखा, अच्छा देखा है, मैंने कहा इस जमाने की रेखा है। हाँ, चलिए, विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024, खैर ये मैं बताता नहीं तुम्हें, लेकिन ये केवल इसलिए बताया क्योंकि इसका आयोजन कहां हुआ? भारत। भारत में कहां? गांधीनगर। गांधीनगर कहां है? गुजरात। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधा इसको ध्यान रख लेना। ठीक, नेक्स्ट, वेस्ट फीफा फुटबॉल 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो आपको पता होगा, ये जो बेस्ट फीफा अवार्ड दिया जाता है, फीफा किससे संबंधित है आपका? फुटबॉल से। 4 साल में ये होते हैं कप, लेकिन खैर ये जो अवार्ड होता है कि भाई इस बार किसने अच्छा फुटबॉल खेला, उसको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2023 का अवार्ड ये किसको दिया गया है, कोई बताएगा? फुटबॉलर के 2 ही नाम होंगे आपके सामने, 2 ही ऑप्शन होंगे, एक रोनाल्डो, एक मेस्सी। बट किसको दिया गया है, रोनाल्डो को या मेस्सी को? मेस्सी। हाँ, पुरुषों में जो है ये अवार्ड किसको मिला है? मेस्सी। अच्छा, मेस्सी किस देश के? अर्जेंटीना के हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 2 ही आ सकते हैं बस। ये एक तो ये पूछ लेगा वेस्ट फीफा फुटबॉल 2023 का आयोजन लंदन में हुआ, ये अवार्ड किसको दिया गया? मेस्सी को दिया गया पुरुषों में। और मेस्सी किस देश से है? अर्जेंटीना से। नहीं लगे, सही कथन का चयन करें। देखो यही क्वेश्चन है, उसी से जुड़ा हुआ। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार रोनाल्डो को दिया गया है, गलत है।
किसको दिया गया है? मेस्सी को दिया गया है। ठीक है, मेस्सी। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार एटना बोनमाटी को दिया गया है। ये भी सही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये कहां की है? स्पेन। स्पेन, ठीक है, स्पेन। तो ये दो नाम याद रखिएगा, एक बोनमाटी और एक मेस्सी। मेस्सी कहां से है? अर्जेंटीना से। तो इसमें पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला सही है। तो सही चुनना है तो क्या होगा आंसर? केवल 2 होगा, केवल 2। अगला, एक्चुअली ये क्या मामला है, ये ऐसे आप समझिए कि आपको पता है कि भाजपा ये चाह रही है कि हम जो क्या करें, हम जो लोकसभा के चुनाव होते हैं और जो राज्यों के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव, हम उनको एक साथ करा लें। जैसे आपको पता होगा कि सेंट्रल के लोकसभा के चुनाव एक टाइम पे होते हैं, हर 5 साल बाद, और अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कैसे होते हैं, कभी 2 राज्यों के, कभी 4 राज्यों के, कभी इस तरीके से होते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ी समस्या है। समस्या ये है, एक तो जब भी चुनाव होते हैं तो लोगों को परेशानियां होती है, वहां पर क्या बोलते हैं, वो लगती है, आचार संहिता लगती है, ये होता है, चुनावों के कारण से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए सरकार ये चाह रही थी कि हम जो है एक राष्ट्र एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लागू कर दें अपने देश में। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, पहली बात तो जितने राज्यों की विधानसभाएं हैं उन सबका चुनाव हम एक साथ करा लेंगे। अच्छा, इन विधानसभा के साथ साथ विधायकों के चुनाव के साथ साथ लोकसभा के चुनाव भी करा लेंगे। तो व्यक्ति को 5 साल में एक ही बार जाना पड़ेगा, वहां पर वो सांसदी का वोट भी डाल के आ जाएगा, अपने विधायकी का वोट भी डाल के आ जाएगा। अब इसमें कई लोगों की आपत्तियां आ गई, कांग्रेस की और कई ने दे दी, आपत्तियां दी, बोले यार इससे नुकसान भी बहुत होगा। बोले नुकसान तो पहला तो ये है, कई बार ऐसा हो जाता है किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है। मान लो एक राज्य की विधानसभा भंग हो गई, फिर तो आप फिर कैसे कराओगे? फिर तो भाई उसका कार्यकाल जो है वो अगर 2 साल बाद भंग हुई है और फिर नए चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, तो वो अगले 5 साल के लिए सिस्टम बन जाएगा, तो दोबारा से फिर से डिफरेंस पैदा हो जाएगा। ऐसी कई सारी चीजें थी और बड़े लोड आ जाएगा चुनाव आयोग पर। तो इसके लिए क्या किया, एक समिति बनाई गई थी और समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपके जो वो रह चुके हैं रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। हाल ही में इसमें पीछे इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और इस समिति ने बताया कि किस प्रकार से हम अपने देश में एक साथ चुनाव करा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को आप करिए, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है, सही है। एक राष्ट्र एक चुनाव का संदर्भ लोकसभा व सभी राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने से संबंधित है। तो ये दोनों सही है, आंसर होगा 1 और 2। पंचायत के नहीं, पंचायत के नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी 1 के शीर्ष 3 शहर के उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? देखिए, अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की लिस्ट जारी करी गई। इसमें होता क्या है, इसमें जो अलग अलग शहर हैं उनको 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। एक तो पहली श्रेणी के वो जहां की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, दूसरे वो जहां की जनसंख्या 3 लाख या 10 लाख के बीच में है, और चौथे वो जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम है। तो जो बड़े नगर हैं वो 10 लाख से ज्यादा वाले, उसे पहली श्रेणी है। और पहली श्रेणी में जो सर्वोच्च रैंकिंग में आए हैं वो 3 आए हैं आपके। एक है सूरत जो कि पहले नंबर पर है, दूसरा है जबलपुर जो कि दूसरे नंबर पर है, और तीसरा है आगरा। तो ये 3 आप याद रखिएगा, ज्यादातर एग्जाम में पूछने की जो चांस है वो पहली श्रेणी वालों की ही है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 शहर। तो ये 3 शहर कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपका सूरत, एक हो गया जबलपुर, और तीसरा हो गया आगरा। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी फर्स्ट के 3 शहर में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो इसका आंसर क्या होगा? आगरा। खैर ये तीनों को आपको याद रखना है प्रथम श्रेणी। बाकी थोड़ा सा अपने को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो शहर है उनको भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे इतना इंपोर्टेंट नहीं लगते वो, इसलिए मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हाल ही में पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहां किया गया? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप 2 स्टार लगा देना। ये क्या गेम है? बीच आप जानते हैं क्या होता है?
सागरों की लहरों के द्वारा एक स्थलाकृति बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं बीच। इसे हिंदी में कहते हैं पुलिन। मूवियों में देखा होगा, समुद्र के किनारे का वह भाग जहां पे लहरें आती हैं, वहां पे लोग हमेशा वो लेट के आराम से धूप सेकते हैं। देखा ना, ज्यादातर गानों की शूटिंग वहीं पर होती है। वो रेतीला भाग जो होता है उसे कहते हैं बीच। ठीक है, तो बीच कहां पाए जाएंगे? जहां पर सागर होंगे उनके तटीय भाग पर। तो आपको पता है, आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दादरा नगर हवेली दमन व दीव। पहले अलग अलग थे, अब जुड़ गए। तो इसमें एक तो दादरा है, एक नगर हवेली है, एक दमन है, एक दीव है। दीव गुजरात जो है उसके नीचे एक दीव है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहां पर एक बीच है जिसका नाम है घोगला बीच। एसएससी के लिए इस पे लगाना आप 4 स्टार कि ये बीच कहां पर है, बस यही पूछेगा घोगला बीच कहां है। बाकी एसएससी का पेपर देने जा रहे हो तो जितने बीच है वो सब पढ़ लेना, कौन सा बीच कहां पर है। लगभग कुछ मैंने तो खैर पढ़ाई भी थे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो जो भी 15, 16, 17 बीच है इंपोर्टेंट, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन ये घोगला बीच क्यों इंपोर्टेंट है? पहली बात तो है कहां पर ये? अच्छा, अंडमान निकोबार में। पूरी कहानी पढ़ा दी मैंने यार। ये द्वीप पर है, द्वीप पर काफी बड़ा बीच है। तो सरकार ने एक फैसला किया कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए, इस सब के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर गेम कराते हैं। तो पहली बार इस तरीके से बीच पर स्पोर्ट्स कराने के बारे में सोचा गया, कुछ गेम कराने के बारे में सोचा गया। तो पूछा हुआ है हाल ही में पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो बीच गेम्स का मतलब समझ रहे हो, जो बीच पर होंगे, समुद्र के किनारे वाला जो रेतीला भाग होता है वहां पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दीव होगा। और किस बीच पर? घोगला बीच पर। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में समलैंगिकता मामले हेतु 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है? ठीक है, तो हाल ही में किसकी अध्यक्षता में, कोई मुझे बताएगा समलैंगिकता क्या होता है? मतलब समलैंगिकता होता क्या? अरे कोई यार इसमें, हाँ नहीं, एलजीबीटीक्यू उसमें तो वो सब कुछ आ गए, उसमें तो लेस्बियन आ गए, गे आ गए, ठीक है, आपके ट्रांसजेंडर आ गए, थर्ड जेंडर आ गए। उसमें एक है आपके समलैंगिक। ठीक है, तो होता क्या है समलैंगिक? हाँ, कोई भी किसी को बताओ। हाँ जी, बताया, बताया क्या उनका मतलब, तो स्पष्ट तो खुल के बताओ यार। ये तो ऐसे समझ रहे वैसे गाली वाला मान लो, क्या है समलैंगिकता? क्या है? समलैंगिकता हम बेसिकली उनको बोलते हैं, सामान्य तौर पर किसी भी स्त्री या पुरुष के अंदर जो आकर्षण होता है वो विपरीत लिंगी के लिए होता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था जिसमें अपने ही यानी समान लिंगी के प्रति अट्रैक्शन पैदा हो जाए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? समलैंगिक बोलते हैं। जैसे लड़के का लड़के के प्रति, लड़की का लड़की के प्रति। जब लड़की का लड़की के प्रति होता है तो उनको हम लेस्बियन कहते हैं, और लड़के का लड़के के प्रति होता है तो उसे हम गे कह देते हैं सामान्य तौर पर। तो ये होती, अच्छा ये हमारे सामने आज की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि खान पीन के कारण से हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, जिससे कि ज्यादातर लोग जो है वो है, काफी हद तक लोग समलैंगिक हैं। बट समाज में बेइज्जती ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे लोग, उसके कारण से वो अपनी भावनाओं को, अपने प्यार को लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसमें कोर्ट के वर्डिक्ट भी आए कि भाई ठीक है, समलैंगिकता कोई पाप नहीं है। बहुत देश है जहां पर समलैंगिकता को वैधानिक रूप से मंजूरी मिल गई है, वो लोग शादी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अलग बात है कि बच्चे कैसे होंगे, बट ठीक है, साथ तो रह सकते हैं, बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो भी करें। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। उनके लिए क्या हो सकता है, क्या क्या उनके सामने चुनौतियां होंगी, क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है समलैंगिक लोगों के लिए, उसके लिए एक समिति बनाई गई है, और उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है किसको? राजीव गौबा। ठीक है, क्लियर? तुम्हारे यहां क्या कर ली? क्या होगी, क्यों परेशान कर ली उसने? उसमें से कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, सोचना तो वहां है।
अरे कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है यार। हाँ जी जनाब, एक क्या गुड है, बढ़िया। मतलब रीजन ये है, अगर किसी व्यक्ति के पैर नहीं है और वो दौड़ने की कोशिश कर रहा है तो गुड या बैड? गुड। यार आप ये भी तो कह सकते हो यार ऊपर वाले ने पैर ही नहीं दिए, ऊपर वाला चाहता ही नहीं है चल सके, फिर भी ये चलने की कोशिश कर रहा है, ये गलत है। तो हम नॉर्मल व्यक्ति हैं तो हम उनको गलत मान सकते हैं, रीजन क्योंकि वो कुछ गलत उल्टा कर रहे हैं। बट आप ये समझिए ना, वो एक डिसऑर्डर है, उनके अंदर का ही हार्मोनल चेंज ऐसा कोई बनता थोड़ी है। अभी अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है उससे कह दो यार ये लड़का इससे शादी करेगा, तो भाई साहब मर जाएगा वो नहीं कर सकता ना। लेकिन जो उस स्थिति में है आप उससे तो पूछिए। अब सोच के देखिए ना, एक लड़के के अंदर एक लड़की के लिए फीलिंग आ सकती है, लड़की के अंदर लड़के के लिए आ रही है, वो फीलिंग कितनी एक्सट्रीम होती है। और ऐसे ही दशा में अब उसके अंदर हार्मोनल चेंज ऐसा है, डिसऑर्डर ऐसा है कि लड़के के अंदर लड़के के लिए फीलिंग आ रही है, तो उनके प्यार को मार दे, बताओ मार दे, फीलिंग है यार। तो इसे आप क्यों बैठ के रहे हैं? अब आप कहेंगे जी इससे समाज गंदा हो जाएगा, समाज दूषित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी नहीं हो रहा, अभी कम हो रहा है भाई। छुप छुप के मिलने से बढ़िया है खुल के मिलेंगे, खुल के शादी कर पाएंगे। और ऐसे बहुत लोग हैं जो लड़के लड़के शादी करके बैठे हैं ओयो में, ठीक है लेकिन बताते नहीं है। किसे बताएं खुल के? कम से कम जीवन अपना वो करें। तो अभी आप नहीं, लेकिन जब सिस्टम आएगा ऊपर, और आपको तो कभी समलैंगिकता के खिलाफ बोलना ही नहीं है, भले ही आप कितनी नफरत करते हैं, बोलना नहीं है, क्योंकि ये सेंसिटिव वर्ग है। थर्ड जेंडर के खिलाफ कभी नहीं बोलना। ये जो भी लोग हैं इनके खिलाफ कभी नहीं, इनको जो कर रहे हैं ठीक है आप उनको सपोर्ट करिए, ठीक है। ये बीकर सेक्शन है, सेंसिटिव सेक्शन है ये। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया। इस बैठक में प्रतीक चिन्ह के रूप में किस मंदिर को चुना गया? यूनेस्को तो आप जानते होंगे, यूनेस्को जो है वो क्या करता है, जो भी कलात्मक और ऐतिहासिक स्थल है उन सबको संरक्षित करने का प्रयास करता है। और इसके तहत जगह जगह के जो है वो आपके क्या किए जाते हैं, स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। अब आपके घर के लिए क्वेश्चन, एसएससी का जिनका पेपर है, यूनेस्को के बारे में ढंग से पढ़ना और यूनेस्को में कितने स्थल भारत के शामिल हैं, उसमें से जो पिछले अब से लेके 2-3 साल में शामिल हुए हैं उनको पढ़ लेना, और जो सबसे शुरू में जुड़े थे उनको पढ़ लेना। ये एक घर से आपको वो है। अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे आएगा, जब ये समिट दिल्ली में हुई तो इन्होंने एक मंदिर को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया, और वो मंदिर कौन सा? आपका विजय विट्ठल मंदिर। तो एक क्वेश्चन में आपको मतलब घर को होमवर्क दे रहा हूं, विजय विट्ठल मंदिर को आपको ढंग से पढ़ना है। हम्पी में है ये। हम्पी कहां है? कर्नाटक। हाँ ये हम्पी में है। हम्पी कहां पर है? कर्नाटक। हाँ इसमें योगदान है, इसमें देवराय द्वितीय का भी योगदान था। तो इनको जो है इसको ढंग से पढ़ना है, क्या है, किसका मंदिर है, कौन से पत्थर से बना है, क्या शैली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एसएससी के पेपर के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा तैयार कर लेना अच्छे से। क्लियर? ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया गया? सीधा सीधा सा है, ग्लोबल बायो इंडिया, बायो मतलब बोले जैव इंडिया, ठीक है। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली। तो ये सीधा ऐसे ही पूछ लेगा, कोई इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं। हाल ही में बायो E3 नीति को मंजूरी दी गई है, आपने नाम भी सुना होगा बायो E3। बायो का मतलब समझ रहे हो? जैव। ऐसी करी ये जो नीति हमने जारी करी है, इसका उद्देश्य है जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। हम जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हम बायोटेक को बढ़ावा दें। जैसे कि हम खेतों में रासायनिक ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो लोग कहते हैं भाई रासायनिक नहीं, हमें जैव ईंधन का प्रयोग करना चाहिए, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे प्लास्टिक है, ये है, इसकी जगह पर हम क्या करें? बायो प्रोडक्ट का प्रयोग करें, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो जैव निम्नीकृत होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जैव होता क्या है? जैव टेक्नोलॉजी क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम जीवों का, जीवों के जीन का, जीवों की कोशिकाओं का, सूक्ष्म बैक्टीरियाओं के, किसी भी चीज का प्रयोग करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं।
अब इस नीति के तहत हमने लिखा है E3। E3 का मतलब है कि 3 चीजों के लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी को देखना है, 3 चश्मों से हमें बायोटेक्नोलॉजी को देखना है। पहला, इन्वायरमेंट की दृष्टि से हमें बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ऐसे करना है कि हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो, दूसरा इकोनॉमी हमारी बढ़े, और तीसरा हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। तो यहां 3 ई का जो मतलब है, एक ई का मतलब है एनवायरमेंट, एक ई का मतलब है इकोनॉमी, एक ई का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। तो ये 3 तो E3 है। क्वेश्चन है इस नीति में E3 का संबंध निम्न किससे नहीं है? तो आंसर क्या होगा? इंजीनियरिंग से नहीं है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, हाल ही में किसने पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया? वंदे भारत ट्रेन तो देखो हमने कई बार सुन ली होगी, लेकिन यह है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट। ठीक है, स्लीपर ट्रेन सेट बेसिकली वंदे भारत ट्रेन पहले हमने शॉर्ट रूट पे चलाई, छोटे रूट पे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि जो लंबे रूट होते हैं स्लीपर वाले, जहां आराम से सो के लंबी दूरियां भी तय की जा सके, उसके लिए जो ट्रेन शुरू की गई है वो है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट। तो इसको अभी हरी झंडी दिखाई गई है बेंगलोर में। एक तो ये पूछ सकता है कहां दिखाई गई? बेंगलोर में दिखाई गई। ठीक है, बेंगलोर में। इसको BEML ने तैयार किया है ना, जो भारत अर्थ मूवल लिमिटेड है, एक कंपनी है भारत सरकार की, एक सार्वजनिक कंपनी जो ये सब चीजें बनाती है, BEML। तो उसी के परिसर में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पहला तो कहां पर? बेंगलुरु। किसने हरी झंडी दिखाई है? वो दिखाई है अश्वनी वैष्णव ने। कौन है ये? रेल मंत्री है ये। ठीक है, तो हरी झंडी किसने दिखाई है? अश्वनी वैष्णव ने। ठीक है, और कहां? बेंगलुरु। ठीक है, अगला है इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है? नमो रैपिड रेल भी इसे कहा जाता है, नमो रैपिड रेल। मेट्रो नॉर्मल आप सुनते हैं, यह वंदे मेट्रो ट्रेन। तो अगर यह पूछे कि वंदे मेट्रो ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वंदे मेट्रो ट्रेन सबसे पहले कहां चलाई गई? ये चलाई गई है गुजरात में, भुज और अहमदाबाद के बीच में। तो इसको भुज और अहमदाबाद के बीच में चलाया गया। ठीक है, तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर किया है? गुजरात। ठीक है, तो ये ज्यादा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पहले वाले से। ठीक है, लिख लेना, भुज और अहमदाबाद के बीच में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह के अनावरण किसके द्वारा किया गया है? आपको शायद पता होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। अपना सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रतीक चिन्ह, एक ध्वज अपना जारी किया है। तो वो जो ध्वज है वो नीले कलर का है। ठीक है, जो नीला कलर होता है उस कलर का है वो, और जो अंबेडकर जी वाला कलर है वो उसी कलर का है। और इसमें क्या है कि इसमें यहां पर तो चक्र बना हुआ है आपका, जिसे कहते हैं अशोक चक्र, और नीचे जो है वो आपकी इस तरीके से पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। जो इसकी बिल्डिंग है सर्वोच्च न्यायालय की, वो बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग जो रखी हुई है वो आपके पन्नों पर रखी हुई है, संविधान के पन्ने हैं, उन पन्नों पर ये इस तरीके से रखी हुई है, पन्ने खुले हुए दिखाए गए हैं इस तरीके से। और नीचे लिखा हुआ है यतो धर्मस्तो विजय, जहां धर्म होता है वहां विजय होती है, यतो धर्मस्तो विजय। श्लोक है एक लिखा हुआ, यतो धर्मस्तो विजय। ठीक है, ये श्लोक लिखा हुआ है। बस इतना है ये प्रतीक चिन्ह सर्वोच्च न्यायालय का, और इसका जो उद्घाटन किया है वो राष्ट्रपति महोदया ने किया है, यानी द्रौपदी मुर्मू ने। क्वेश्चन पूछा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, भारत के राष्ट्रपति। तो आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ये 1 सितंबर 2024 को किया है। ठीक है, ठीक है भाई। ये जो आपका 7 तारीख को टेस्ट है, आपको पता होगा आपका 7 तारीख को मेगा टेस्ट है SSC का, आप लोग देने जरूर आना। ये टेस्ट हम बिल्कुल वैसे ही कराएंगे जैसे आपका परीक्षा हॉल में होता है, एग्जाम हॉल में होता है। इसमें हम आपको रोल नंबर अलॉट करेंगे हर बच्चे को, और
जितने हॉल में टेस्ट होगा उसमें आपको इस रोल नंबर की आपकी सीट भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको उसी सीट पे वो बैठना है। सेम उसमें रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी और आपकी जीएस होगी। ठीक है, जो उसमें टॉपर्स होंगे उनके लिए कुछ प्राइस है। प्राइस तो चाहे 1 रुपए का हो चाहे 5,000 का हो, प्राइस होता है। ठीक है, बड़ी बात तो ये होती है कि आप टॉपर बने। तो इसमें क्या है कि ये रोल नंबर की सीट आ गई है। अब इसमें हमारे सामने समस्या ये है, अगर हम इस टेस्ट को खुला ओपन कर दें, हम ऐसे बोल दें जिसकी मर्जी आ जाओ, तो हमें ये नहीं चल पाएगा पता कितने बच्चे आएंगे। मान लो हमने टेस्ट की कॉपियां निकाल ली, 400 बच्चे आए 100 या 50 तो नुकसान हो गया। मान लो हमने कॉपियां निकाली 200 बच्चे आ गए 500 तो वो टेस्ट हमारा खराब हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया है, इस तरीके की हमने कुछ पर्चियां बनाई हैं। ये पर्चियां, इस पे लिखा हुआ है मेगा टेस्ट, नीचे लिखा हुआ है नेम, फादर नेम, और यहां लिखा हुआ है रोल नंबर, और नीचे लिखा है रोल नंबर एनआईए ऑफिस से दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने नाम और फादर नेम भर के ऑफिस में जमा करना है। इस पे आपको रोल नंबर डाल के ऑफिस से आपको दे दिया जाएगा। जैसे आपने नाम लिखा, सपोज डेट एक्स नाम आपका है और वाई नाम फादर का है, तो हम इस लिस्ट में क्या करेंगे, इस रोल नंबर के आगे एक्स लिख लेंगे और फादर नेम के आगे हम लिख देंगे वाई, और एक्स और वाई वाले की स्लिप पर हम ये वाला रोल नंबर डाल देंगे। जो आपकी ओएमआर होगी उसमें स्टूडेंट नेम का ऑप्शन नहीं होगा, उसमें रोल नंबर का ही होगा। ठीक है, डाटा हमारे पास होगा तो हमारे लिए इजी होगा निकालना। तो आप में से जो भी व्यक्ति उस टेस्ट को देना चाहते हैं वो ये काम कर सकते हैं, इन पर्चियों को लेकर के आप जमा करके दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक तरीके से एडमिट कार्ड भी होगा। ठीक है, उतना समय नहीं है कि हम प्रॉपर एडमिट कार्ड वैसे जारी कर पाए, उतना समय है भी नहीं, 7 तारीख को वो है। और आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है आपका वो है 10 बजे और 11 बजे से स्टार्ट है। ठीक है, तो 10 में मतलब आप 10:30 तक आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लगभग 10:30 तक के टाइम तक आ जाइए, हम आपको आराम से बैठा करके ओएमआर पहले प्रोवाइड करा देंगे, आप आराम से भरना, उसके बाद आप प्रॉपर पेपर देना। ठीक है, आपका मोबाइल वगैरह ये सब अलाउ नहीं होगा उसमें, आप मोबाइल वगैरह लेकर के आप कोशिश करिएगा ना लेकर आए, अगर आएंगे तो आपको फिर रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, वो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो लाएं तो फिर उसे बैग में अपने डाल लें या कुछ भी कर लें, उसे फिर आप रखना। क्लास में अलाउ नहीं होगा, कैमरे लगे हुए हैं जहां भी, वो उसमें नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि हम ये भी चाहते हैं कि टेस्ट में सीरियस कैंडिडेट ही टेस्ट दें, क्योंकि देखो टेस्ट में कुछ खर्च आएगा, तो हम ये चाहते हैं सीरियस कैंडिडेट ही हो कि जो हाँ देना चाहें। तो उसके लिए मैंने तो खैर घोषणा कर दी थी कि टेस्ट फ्री हम करेंगे, लेकिन फ्री नहीं है, अब हमने उसकी एक कीमत रख दी। कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे मान लो कि 4 तानसेन आ जाते हैं उतनी कीमत में, यानी 20 रुपए जो है उस टेस्ट की हमने कीमत रखी है। ठीक है मैंने कहा कि 10 ही रख देते हैं, लेकिन फिर ये वाली बात हुई कि 10 तो फिर बच्चा फिर सीरियस नहीं, 20 रुपए वो व्यक्ति देगा जो टेस्ट देना चाहेगा, नहीं तो बच्चा वो नहीं करेगा। किसी को आपत्ति इन 20 रुपए से, सीरियस आए बच्चे। तो अब आपके कोई जानने वाले लोग भी होंगे जो टेस्ट देना चाहते होंगे, उनके लिए आपको एक काम करना है, ये पर्ची आप ऑफिस से ले जाना, उससे कहना इसको भर दे, और जब आप इसको भरेंगे आप साथ में 20 रुपए जमा करेंगे, आपका नाम यहां चढ़ जाएगा, आपके नाम के आगे टिक लग जाएगा, आपको सीट यहां पर मिलेगी। अन्यथा आपको सीट नहीं मिलेगी, उससे रीजन है हम सीट अलॉट करेंगे कि किसको कहां भेजना है, किसको कहां भेजना है। पहला प्रयास है, कोशिश करेंगे हमारा सफल हो। ठीक है, तो ये काम आप जो है कर लीजिएगा ऑफिस में इसको जमा करके, और जितनी जल्दी आपके पास समय है, एक आज का है, एक कल का है और एक परसों का है, 3 दिन है। बाहर के जितने भी लोग हैं, एक काम करना, इस वीडियो को कट करके वहां भी डाल देना आप लोग, मतलब उस पे जो हमारे टेलीग्राम पर। ठीक है, क्लियर। चलिए, प्राइस है मैंने बताया था, टॉप 5 जो होंगे उनको हम 5100 रुपए का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उसमें वो देख लेंगे, पहले वाले को 2100 दे दे, दूसरे वाले को 1100, तीसरे को 1100, ऐसे करके वो हम कर लेंगे अपने हिसाब से जैसे भी। ठीक है, मतलब ऐसा समझ के मत आना कि सट्टा है कि 20 रुपए डाले, नंबर निकल गया तो 16 गुना पढ़ के आना बढ़िया से। ठीक है, चलिए 7 तारीख को है वो टेस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या हाल ही में अनावरित भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज में शामिल नहीं है?
अशोक चक्र है। सर्वोच्च न्यायालय का भवन है, संविधान के खुले पन्ने हैं, है। डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र है, नहीं। ये क्वेश्चन भी जो है वो थोड़ी सी नफरत पैदा कर देगा, और अंबेडकर जी का चित्र नहीं डाला। अच्छा, एक अंबेडकर जी के बारे में बता दूं, वो क्वेश्चन भी है इसमें। अंबेडकर जी का एक स्टैचू बनाया जा रहा है, पता है कहां? महाराष्ट्र में बन रहा है, आंध्र प्रदेश में बन रहा है, विजयवाड़ा में। उसे, उसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। लगभग 125 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है अंबेडकर जी की। ये अंबेडकर जी की मूर्तियों में सबसे ऊंची मूर्ति रहेगी, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है, विजयवाड़ा में बनाई जा रही है। आएगा क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, उसको अच्छे से पढ़। मैंने स्टैचू वाला आपको होमवर्क दिया था, जितने स्टैचू हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये सब पढ़ लेना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधावन पत्तन का शिलान्यास किया है। स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे भी, क्योंकि बंदरगाह डेवलप किया जा रहा है, मजाक बात नहीं होती, ठीक है। तो एक बधावन बंदरगाह का शिलान्यास किया है। ये कौन से राज्य में है? कौन से में? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 पोर्ट हैं आपके, बड़े पोर्ट, ठीक है। एक मुंबई पोर्ट है ही है, एक है नाहवा सियावा। तो एक घर के लिए आपको और मैं दे रहा हूं, हालांकि मैं पढ़ा चुका था आपको छोटे पोर्ट के नाम याद नहीं करने। जो 12 से 13 आपके बड़े पोर्ट हैं, यानी बड़े बंदरगाह जिनसे इंटरनेशनल वो होता है, उन पोर्ट को आप याद कर लेना कि कहां पर है, ठीक है। जैसे मेन है आपका तूतीकोरिन है, चेन्नई है, आपका एन्नौर है, ठीक है। और इसके अलावा आपका वो है क्या, वो कोच्चि हो गया, ठीक है, न्यू मैंगलोर हो गया, महाराष्ट्र में निहावा सियावा हो गया, और आपका मुंबई पोर्ट हो गया, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे कई सारे पोर्ट हैं, वो उनको आप देख लेना, ठीक है। पारादीप है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने NICDP, ये भी आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ये काम आप करना घर से, अगर आप SSC का पेपर देने जा रहे हैं। ये है क्या? NICDP, ये है नेशनल इंडस्ट्री कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। इस प्रोग्राम, इसको जो इनिशिएटिव है हमारा ये, इसके तहत हम क्या करते हैं कि शहरों की घोषणा करते हैं और फिर उन शहरों को आपस में जोड़ते हैं, जिससे कि एक कॉरिडोर बनता है और एक औद्योगिक गलियारा बनता है। तो अब एक औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है और इसमें कुल मिलाकर के 12 शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा। ये इंडस्ट्री एरिया होंगे जिनको आपस में जोड़ा जाएगा। आपको घर से क्या करना है, इन 12 शहरों के नाम देखने हैं कि इसके तहत कौन से 12 शहरों को इस गलियारे से जोड़ा गया है। बट वो एक चांस है कि पूछ ले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसमें पूछ सकता है वो ये, इन 12 शहरों में उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? तो इसमें एक है आपका आगरा और एक है प्रयागराज। इन 12 में से 2 आप याद रखिएगा, आगरा और प्रयागराज, ठीक है। लेकिन आपको 12 के 12 नाम, इसको थोड़ा सही से कर लेना, इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च किया है? देखो, एक आपने GDP का नाम सुना होगा, ठीक है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ऐसे सब। पहली बार आपके देश के एक राज्य ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च किया है। पर्यावरण उत्पाद आप कुछ समझ जाइए। इस इंडेक्स ये क्या बताएगा? ये इंडेक्स ये बताएगा कि कितना पर्यावरण के संसाधनों का हमने यूज किया, कितना हमने पर्यावरण से लिया और बदले में हमने पर्यावरण को क्या दिया। देने का मतलब वृक्षारोपण करे या नहीं करे, और क्या हमने उसका संरक्षण किया, और हमने कितना पर्यावरण से चीजें ली हैं, कितने वृक्ष काटे, ये करे। तो इसका एक इंडेक्स है और उस इंडेक्स को डेवलप किया है उत्तराखंड ने, ठीक है, उत्तराखंड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना है इस वाले क्वेश्चन पे। सीधा पूछ लेगा कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में SDG इंडिया इंडेक्स के 4थे संस्करण को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कितनी है इनकी संख्या? 17 है। ये रैंकिंग मैंने आपको बताई थी कि ये रैंकिंग विश्व के स्तर पर जारी होती है एक संस्था के द्वारा जिसे हम बोलते हैं SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये एक संस्था है विश्व के स्तर पर उसे जारी करती है SDSN। इसका क्वेश्चन मैंने आपको पिछली सीट में करवाया था। इसमें देशों को रैंकिंग दी जाती है, उसी के बिहाफ पर इंडिया के राज्यों के लिए ऐसी रिपोर्ट जारी करी जाती है नीति आयोग के द्वारा। और हाल ही में इस इंडेक्स को जारी किया गया है भारतीय राज्यों के लिए, ठीक है। और इसको जो जारी किया है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने किया है। कोई मुझे बताएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम? सुमन वेरी। तो जारी किया गया है सुमन वेरी के द्वारा, ठीक है, सुमन वेरी, ठीक है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग स्टार लगाना 3 इस पर कि इसमें टॉप पर कौन है। तो टॉप पर संयुक्त रैंकिंग में, टॉप वाले मामले में संयुक्त रैंकिंग मतलब सब जितने भी राज्य हैं उसमें संयुक्त रैंकिंग में टॉप पर आपके 2 राज्य आए हैं, एक आया है केरल और एक आया है उत्तराखंड। तो इन दोनों को जो है केरल और उत्तराखंड को, इनको मिली है फर्स्ट रैंकिंग, ठीक है। और सेकंड मिली है किसको? तमिलनाडु को। और थर्ड मिली है आपकी गोवा को, गोवा को, ठीक है। ये तमिलनाडु है, कभी तेलंगाना समझ लो, तमिलनाडु किसकी फर्स्ट है? यूपी की देख लेना यार, क्या है वो, आप वो सब काम अपने फर्स्ट से कर लेना। उत्तर प्रदेश के अगर एग्जाम है उसके लिए आप उत्तर प्रदेश की रैंकिंग को देख लेना, ठीक है। लेकिन एसएससी जो सेंट्रल का एग्जाम है तो वो ये करंट अफेयर्स तो ये बच्चों के लिए ठीक है, हमारे किसी, लेकिन मैं मुझे भी तो बोलता हूं मेरा करंट अफेयर्स सब्जेक्ट थोड़ी, सब्जेक्ट करंट अफेयर्स कैसे हो सकता है? क्योंकि करंट अफेयर्स तो वो व्यक्ति पढ़ाएगा जो करंट अफेयर्स पढ़ेगा, यानी करंट अफेयर्स पे रिसर्च करेगा, उसके बाद उसके लिए डेली क्लास होनी चाहिए। तो मैं करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ाता ही नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को वो काम पसंद ही नहीं है कि पहले 3 घंटे टीचर दिमाग मार रहा है फिर 1 घंटे बच्चों के साथ दिमाग मार रहा है, ठीक है। तो मुझे, लेकिन मेरा लास्ट में एक जिम्मेदारी बनती है वो ये कि अपने उससे मैं आपको मेन डाटा बता दूं कि यार ये आप तैयार। इसलिए मैं बहुत कम क्लासें लगाता हूं कि बस 4, 3, 4, 5, 6 बस उतने भाई, उतने से हो गया। और मिलता है रिजल्ट, ऐसा नहीं है नहीं मिलता। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो क्या है आंसर? 25। क्या हुआ था इस दिन? हाँ, आपको पता हो 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर। अच्छा, आपातकाल की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि पहले से आपातकाल चल रहा था। जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971 में तो उस समय भी आपातकाल लगा दिया था, वो वाला आपातकाल चल ही रहा था। उसके बावजूद भी आंतरिक अशांति के नाम पर एक आपातकाल और लगाया 1975 में। तो इसे कुछ लोगों ने कहा कि आपातकाल का गलत यूज है और उसी के आधार पर अब सरकार ने फैसला लिया कि हमारे लिए जो संविधान की हत्या का दिन है वो है आपका 25 जून, और इसलिए 25 जून को किस रूप में मनाने की कोशिश करी? संविधान हत्या दिवस, ठीक है। हालांकि ये गलत है, हमारे देश के लोग ये कहें संविधान हत्या दिवस किसी पुराने कृत्य के लिए हम कर रहे हैं वो गलत है। मतलब मैं इसको थोड़ा सही नहीं मानता, ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, ठीक। भारत सरकार ने किस दिन को हैदराबाद मुक्त दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 17 सितंबर, आपको याद होगा 17 सितंबर 1948 को एक ऑपरेशन हमने चलाया था और उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। और ये ऑपरेशन पोलो से हमने किसका विलय किया था? हैदराबाद का विलय किया था। आपको ये पता होगा कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में उस समय कई सारी रियासतें थी जिनकी संख्या लगभग 550 के आसपास थी, और इन रियासतों ने कई ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, कई ने स्वतः विलय कर दिया था, कुछ को हमने डरा दिया था, धमका दिया था, कुछ पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो कुल मिलाकर मैक्सिमम ने तो अपना विलय कर दिया था। 3 रियासतें विलय नहीं कर पाई थी। एक जम्मू कश्मीर, उसका अलग इश्यू चल रहा था कि मुझे स्वतंत्र रहना है, एक जूनागढ़ तो पाकिस्तान में जाना चाहता था, एक हैदराबाद
ये भी जो है अपने को मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की तरफ इसका झुकाव बना हुआ। तो हैदराबाद का एकीकरण करने के लिए हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। इसलिए पोलो चलाया, उस समय पूरे विश्व में पोलो के सबसे ज्यादा मैदान, पोलो एक गेम होता है, पोलो के सबसे ज्यादा मैदान जो थे वो उस समय पर हैदराबाद में थे, इसलिए उसका नाम ही हमने रखा था ऑपरेशन पोलो। हमने इसमें सैन्य कार्यवाही की थी, अपने बल भेजे वहां पर, अपनी सेना को वहां पर हमने भेजा, और उसके बाद में जो है हमने उसका एकीकरण कर लिया था। एकीकरण हुआ था 17 सितंबर 1948 को, इसलिए इसको हमने हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की बात करी। क्लियर? अगला है निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। हाल ही में वैश्विक इंडिया एआई समझ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ये सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एआई शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। एक्चुअली इसका जो आयोजन किया गया वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इसका आयोजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये वाला गलत है, मंत्रालय आप लिख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस सम्मेलन को करवाया है, उसके तत्वाधान में हुआ है। नेक्स्ट, तो आंसर इसका होगा केवल पहला। दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत आपको पता होगा अधिनियम लाया गया है टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड 2023 में। उसमें क्या है कि कुछ हमने नियम चेंज करे हैं, और उसमें एक नियम लेके आए हम, सिम कार्ड के लिए कोई व्यक्ति मैक्सिमम कितने सिम ले सकता है? कितने सिम ले सकता है? 9 सिम ले सकता है। हालांकि कुछ राज्यों के लिए जो सेंसिटिव एरिया है, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, वहां इसकी लिमिट और कम है, वहां 6 है। लेकिन बाकी नॉर्मल सामान्य राज्यों के लिए इसकी लिमिटेशन कितनी है? 9 सिम। ठीक, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ग्रेट निकोबार की सैम्पेन जनजाति ने पहली बार आम चुनाव 2024 में मतदान किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 3 स्टार लगा दो पहले तो सैम्पेन जनजाति पर। देखो, अंडमान क्षेत्र में कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, जैसे सैम्पेन है, ओंज है, वो है क्या नाम है, सेंटलीज, हाँ सेंटलीज है। तो ऐसी कई जनजातियां हैं। अभी तक क्या था, ये सैम्पेन जनजाति जो थी, इनको मतलब वहां मतदान वगैरह ये सब से जुड़े हुए नहीं थे। भाई जनजाति तभी तो कहते हैं, समाज से कटी हुई है, चीजों से कटी हुई है। लेकिन खैर अवेयरनेस फैला करके इनको हमने चुनावों का महत्व बताया और इन्होंने चुनाव में भाग लिया। तो 2024 का चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जनजाति ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये सही है, सैम्पेन जनजाति कहाँ की है? अंडमान निकोबार की। इस बार आम चुनाव 2024 में महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं से ज्यादा मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, तो क्या है जा रहे हो? अभी भारत इतना आगे नहीं आया कि महिलाएं जो हैं वो अपनी भागीदारी में पुरुषों से आगे हो जाए। अगर ऐसा हो जाए किसी चीजों में तो फिर महिला आरक्षण की जरूरत ही क्यों? ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को ध्यान रखना, तो ये गलत है। ठीक है, लोकसभा निर्वाचन 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने वाला प्रत्याशी कौन है? कौन है? रकीबुल हुसैन। ये असम की धुबरी सीट पर जीते हैं भैया। लगभग मुझे लगता है कि 10 लाख से ज्यादा वोट से ये जीते हैं। ठीक है, रकीबुल हुसैन, असम। ठीक है, धुबरी सीट, धुबरी सीट। तो एक होमवर्क आपको और मैं दे रहा हूं, 2024 के चुनाव से संबंधित पूरी वीडियो कोई भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, किसकी भी। ठीक है, इतने पढ़ा रहे हैं ना भाई, इतने तुम्हारे लिए तो परीक्षा इतना इजी है। पहले के लोग, बस ये है पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर मेहनत करने वाला है ना, उसको गाइड करने वाला एक व्यक्ति है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम चुटकियों में निकल जाए। इतना पढ़ा हुआ है, बताओ सब चीजें। मुझे लगता है 10 लोगों ने पढ़ा रखा होगा लोकसभा चुनाव, कितनी सीट पे हुआ, क्या कैसे था, सब पढ़ा रखा है। उसके नोट्स बना लो अपने। इतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसके अपने नोट्स बना लो। जो मैं बोल रहा हूं ये आप करंट का ये तैयार कर लो, बस लगभग खबर हो जाएगा आपका। सब जीएस आपकी पढ़ी हुई है पूरी। ठीक है, बाकी जो नए बच्चे, मैं जीएस का एक बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा 15 दिसंबर से, फाउंडेशन बैच। 18वीं लोकसभा की सबसे युवा महिला सांसद, क्या नाम है? प्रिया सरोज। 25 साल में बन गई शायद,
मिनिमम आयु जो होती है सांसद या विधायक बनने की वो 25 वर्ष होती है। तो 25 वर्ष में सांसद मतलब बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे लोग बुढ़े हो गए, सांसदों का चुनाव नहीं जीत पा रहे, बहुत लोग ऐसे हैं। तो ये जो है ये वहां से जीती है, यूपी से ही है। क्या नाम है, एक सीट है मछली नगर, ये जौनपुर में आता है। ठीक है, तो ये सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनी है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के पश्चात नरेंद्र मोदी को छोड़कर कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है? ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि मंत्री परिषद में, जो मंत्री परिषद होती है जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, केंद्र की मंत्री परिषद, उसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? उसका आकार कितना हो सकता है मैक्सिमम? कितना परसेंट? 15%। किसका? लोकसभा। यानी लोकसभा में जितने मेंबर होते हैं आपके, इसका 15% तक ही क्या चुने जा सकते हैं? मंत्री चुने जा सकते हैं। तो लगभग ऐसे मान लो 550 के आसपास है। अगर आप उसका 15% निकालोगे, कुछ 81-82 के आसपास आएगा। खैर वो तो मैक्सिमम सीमा है, लेकिन इस बार जो मंत्रियों ने शपथ ली है वो लगभग नरेंद्र मोदी को छोड़कर, तो अगर लगा के तो हम 72 बोलते हैं, और अगर इनको हटा करके तो कितनों ने लिए? 71। इसमें शायद कुछ 7 महिलाएं भी हैं शामिल ना। हाँ, 7 महिलाएं भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये सब आप जो वीडियो देखोगे ना एक लोकसभा वाली, उसमें सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हाल ही में 4 राज्यों में आयोजित विधानसभा चुनाव के पश्चात बने मुख्यमंत्रियों के गलत जोड़े का चयन करें। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, चंद्र है चंद्रबाबू नायडू। सिक्किम के प्रेम सिंह तमाम। अरुणाचल प्रदेश के, ये यार मेमा खंड थोड़ी है, खेमा, पेमा, खेमा है ना। हाँ खेमा ही तो है, मैं भी तो कह रहा हूँ यार खेमा है, खेमा। ठीक है, चलो इसे कर लेना। उड़ीसा के नवीन पटनायक, हालांकि पटनायक परिवार बहुत लंबे समय से राजनीति में था, लेकिन इस बार जो बने हैं इसके मुख्यमंत्री वो कौन बने हैं? मोहन सिंह मांझी। हाँ, मोहन चरण मांझी। हाँ, मांझी, मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री। बस ये 4 बहुत है, इनको ही पढ़ लेना, बाकी पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत ही नहीं है, आएगा तो यही से पूछेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 सर्वाधिक मतदान प्रतिशत किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है सर में? तो टोटल मतदान कितना हुआ है इन चुनावों में? लगभग मैं तो देख रहा था इस बार बहुत कम हुआ है, लगभग मेरे हिसाब से 65% के आसपास चुनाव हुआ है। और इसमें भी सबसे बेकार स्थिति जो रही है वो बिहार की रही, 56% चुनाव हुए हैं। बट एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां पे लगभग 84% चुनाव हुआ है, और वो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में लगभग 84% चुनाव वो हुआ है मतदान, और बिहार में हुआ है लगभग 56%। ठीक है, तो इससे क्या सीख मिलती है हमें? कि ऐसा राज्य जहां पर साक्षरता का अभाव है, लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो वो मतदान का मूल्य नहीं समझते। ये भी रीजन है, रीजन गलत नहीं है तुम्हारा। बिहार के लोग बाहर काम करते हैं, अब वो एक वोट डालने के लिए, लेकिन बहुत लोग जाते हैं भाई। ये आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको मत डालने का अधिकार मिल रहा है, कि लोकतंत्र आने के बाद हुआ। नहीं तो उस समय सोचो जब राजतंत्र चलता था, राजाओं का काल, उस समय लोग ऐसे समझते होंगे काश हमें राजा बदलने का अधिकार होता। ठीक है, तो लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज है। हाल ही में चर्चा में रहा दिवांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो आने वाले समय में इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम बन रहा है, और ये जो बन रहा है कहां पर बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और किस नदी पर बन रहा है? दिवांग नदी पर। और ये दिवांग नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो ये निचली जो दिवांग घाटी है वहां पर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हो सके तो इस वाली परियोजनाओं को थोड़ा देख लेना, क्योंकि जब ये प्रॉपर तरीके से बनके पूरी तैयार हो जाएगा, उस तरीके से काम होना शुरू हो जाएगा, तो
इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से सही कथन का चयन करें। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा जोरहाट असम में लचित बरफुकन की चांदी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो डिटेल में खैर कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं आपको, लेकिन इस व्यक्ति को पढ़ लेना, लचित बरफुकन। एक्चुअली असम में एक साम्राज्य था, अहोम साम्राज्य। अहोम साम्राज्य था और उस राज्य की अपनी एक शाही सेना थी और उस सेना के जो कमांडर थे यानी सेनापति थे वो थे आपके लचित बरफुकन, योद्धा थे वहां के। तो ये अकेला बंदा ऐसा था कि ये अहोम साम्राज्य की शाही सेना को लेकर के मुगलिया सेना पर चढ़ गया था, यानी मुगलों को करारी टक्कर असम में देने वाला जो सेनापति था, कमांडर था, वो था लचित बरफुकन। आज भी लोग वहां पर जो है वो लचित बरफुकन के नाम की कहानियां सुनाते हैं बच्चों को उत्साहित करने के लिए। ठीक है, इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, पलटे गए, समझ में आया तो फिर क्या किया, वहां पर एक मूर्ति का अनावरण किया गया है और ये मूर्ति चांदी की नहीं थी, ये मूर्ति कांसे की थी। तो पहला वाला स्टेटमेंट सब कुछ सही है, बट एक चीज गलत है, वो ये कि यहाँ चांदी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये गलत है। कि चांदी की नहीं है, किसकी है, कांसे की है, काश्य है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ यही पूछेगा बस, इससे ज्यादा आप इसके बारे में कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मिलेगा भी नहीं और समझ में भी नहीं आएगा। मजे की बात तो है, इस प्रतिमा को सूर्य की प्रतिमूर्ति नाम दिया गया, ये सही। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सूर्य की प्रतिमूर्ति अवस्थित है कहां है, असम। असम में भी कहां पर, जोराहाट। ठीक है, जोराहाट असम में अवस्थित है। इसका अनावरण नरेंद्र मोदी ने किया था और ये अहोम साम्राज्य के वो 17वीं शताब्दी में सेनापति थे, ये बहुत पुरानी बात है। नेक्स्ट, अगला, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम से डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा कहां, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, जगह लिख लेना विजयवाड़ा। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, होमवर्क, सब स्टैचू जितने हैं सबको पढ़ लेना। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब होता यही है ना, जैसे अब 50 क्वेश्चन आपको हो जाते हैं तो आपको लगता है करंट का काफी कुछ हो गया, अब वहीं पर एक दो क्वेश्चन में फंसा रह जाऊं ना मैं, चलो भाई यही पढ़ो, साहित्य अकादमी पुरस्कार लो, सबके नाम लिखो, ये करो वो करो, ऐसे लगता है यार पढ़ा इतना लिया, और तो दिमाग में कितना रहेगा, ये कम से कम दिमाग में तो गया होगा। तो कल का यार मैं फिर मतलब क्लास आपकी होगी, ठीक है, और मैं किसकी होगी ये मैं देखता हूँ। खैर अभी डॉक्टर फोन आया था, वो आज के लिए बोल रहे हैं, अगर आज हो जाता है तो मैं आज क्लास के बाद चला जाऊंगा, तो फिर मैं कल में ही क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो किसी वजह से अगर दिक्कत आती है तो फिर हम कर लेंगे। किसी भी सेंटर के लोग मेगा टेस्ट में भाग ले सकते हैं, बस तमीज से आए और तमीज से जाए। मतलब होता क्या है, बाकी सेंटरों के बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, उनका मतलब बिहेवियर अलग रहता है, टीचर के साथ फ्रेंडली वाला रहता है, अरे यार मार साहब यार और बताओ क्या हाल चाल है, ऐसा रहता है। तो ये मेरे को तो, मैं तो इसके खिलाफ हूँ भाई, मैं तो सीधी सी बात है, आप मुझे प्रेम से भैया बोलो, कुछ भी बोलो, मेरे को सही है। ये क्या होता है, मार साहब क्या होता है, ठीक है, मतलब आप वो रहिए ना, यारी थोड़ी टीचर से यारी थोड़ी पाली जाती है। टीचर यार बनाता है अपने स्टूडेंट को तब जब उसका कंधे से कंधे मिलाने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है या वो योग्य हो जाता है। आप देखते होंगे जितने बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं, मैं सबसे हाथ मिलाता हूँ, मुझसे इतने बच्चे मिलते हैं वो जॉब पे चले गए, कोई कुछ बन गया, वो पैर छूते, मैं कभी नहीं होता, मैंने कहा भाई पैर नहीं, ठीक है, जब तक तुम कर रहे थे सही है, अब हम साथ में, तो मैं हमेशा हाथ मिलाता हूँ, कहीं भी मिले कहीं भी कुछ हो, क्योंकि बच्चों को कुछ का होता ही है, वो ठीक है चले जाते हैं। तो जब जिसकी जॉब लग, मैं कभी उससे हाथ मिलाओ, अब तुम बराबरी कर। अभी तो एक लड़का था वो सेलेक्ट हुआ, तो उसने मुझसे जो है, वो बेचारा परेशान है शादी वादी को लेकर के, कह रहा कि